नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। इस एपिसोड में हम बात करेंगे झारखंड की। महाराष्ट्र और झारखंड दोनों के चुनाव परिणाम आ गए। महाराष्ट्र चुनाव का आकलन मैं इससे पहले वीडियो में कर चुका हूं। इस एपिसोड में हम सिर्फ झारखंड की बात करें। और झारखंड पे आपने देखा एग्जिट पोल जब आए तो चुनाव के बाद में तो लगभग 8 एग्जिट पोल ऐसे थे जो भारतीय जनता पार्टी को जीत दिखा रहे थे और कुछ तो 50 से ऊपर भी दिखा रहे थे, 50+ सीटें दिखा रहे थे। और 81 सीट जो है वो आपको पता है कुल टोटल सीटों की संख्या है। और चुनाव जब हुए उससे एक दिन पहले, मतलब चुनावों से पहले मैंने जो है वो बिना उनके सर्वे देखे एक बात की थी कि झारखंड का चुनाव जो है वो सभी पार्टियों की सांसें फुला देगा। और उसका जिस दिन परिणाम आएगा 23 नवंबर को, उस दिन ठीक हरियाणा जैसी स्थिति बनेगी। और जब चुनाव परिणाम आया तो आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक बार 50+ चली गई, फिर उसके बाद डाउन आई, और फिर उसके बाद में जो है वो जिस तरीके से जेएमएम ने बाजी मारी तो वो हरियाणा का चुनाव परिणाम जो है वो उसमें ताजा हो जाता है। अब बात आती है कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मैंने जो आकलन किया था मैंने ये बोला था कि जो है वो फाइट है, लेकिन यहाँ फाइट तो नहीं कह सकते हम, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी थोड़ी पीछे रह गई। अगर 7-8 सीटें या 10 सीटें और हो जाती भारतीय जनता पार्टी की तो फिर हम कह सकते थे कि कड़ी टक्कर हुई है। लेकिन चूंकि सब लोग भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे थे इसलिए सांसें फूली, और उसकी वजह भी है। मैंने उस आकलन में ऐसा पहले भी बताया था कि ऐसा क्यों हुआ। ऐसा इसलिए हुआ कि योगी आदित्यनाथ का जो बटोगे तो कटोगे था वो महाराष्ट्र में कामयाब हुआ, लेकिन झारखंड में वो कामयाब नहीं हुआ। हेमंता बिस्वा शर्मा जैसे फायरब्रांड नेता जो है वो झारखंड की धरती पे उतरे हुए थे, लेकिन फिर भी कामयाब नहीं हुआ। तो इसके पीछे की कारण क्या थे, तो आप देखो उस वीडियो को उठा के। इसके पीछे के अगर कारण हम समझेंगे तो बटोगे तो कटोगे क्यों नहीं चला, क्योंकि आदिवासी समुदाय जो है, सबसे बड़ी बात यह है कि वो अपने आप को हिंदू मानने को तैयार नहीं है। और आपको तो पता ही है एक नए धर्म के लिए उन्होंने, और सरकार जो है वो उसके ऊपर मेरे ख्याल से जो है वो बिल भी ला चुकी है। तो एक नए धर्म की जो है वो मांग आदिवासियों के द्वारा समय समय पर की जा रही है। तो जब हिंदू वो मानने को तैयार नहीं है तो आप उस नारे को रूट तक कैसे लेके जाओगे। और उससे भी बड़ी समस्या, ऐसा मैंने क्यों बोला था, ऐसा मैंने इसलिए बोला था क्योंकि मेरी आंखों के सामने जो राजधर्मा वाली जो लड़की है, जो एक न्यूज चैनल है सोशल मीडिया पे, मैंने उसके कुछ वीडियो देखे, 1-2 वीडियो मेरे सामने आए, तो मैंने उनके कंटिन्यूअसली झारखंड की उनकी रिपोर्टिंग देखी। और उस रिपोर्टिंग के आधार पे मैंने आकलन शुरू किया तो उसमें कुछ बातें निकल के आई कि जो आदिवासी लोग हैं, जो अनपढ़ है, जहां तक योजनाएं नहीं पहुंच पाती, और जो लोग ये कहें कि भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र सरकार है उसने नौकरियां नहीं दी, और वो भी झारखंड में, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? केंद्र सरकार। तो आप उन लोगों को कैसे समझाओगे जिनको पता ही नहीं है कि इस देश में चल क्या रहा है, केंद्र सरकार की योजनाएं क्या है? उन लोगों को आप किस तरीके से जागरूक करोगे? और यहां पे भारतीय जनता पार्टी जो है वो पीछे रह गई। दूसरा, उसमें मैंने देखा 1-2 वीडियो में कि कुछ लोग, जब वो लड़की बात कर रही होती है तो वो बता रही होती है कि सुबह सुबह यहाँ पे लोग जो है वो नशा कर लेते हैं, मदिरा का सेवन कर लेते हैं, दारू पी लेते हैं। तो ये भी एक बड़ी समस्या है कि आप उन लोगों को कैसे समझाओगे। तो सबसे बड़ा कारण जिसकी हम बात कर रहे थे कि उनको समझाएंगे कैसे, तो ये एक सबसे बड़ा कारण रहा। और मैं पहले चरण का जो चुनाव हुआ था उसमें 28 सीटें, हमने कहा था कि आदिवासी समुदाय की, आदिवासी क्षेत्रों की जो 28 सीटें हैं वो उनके पास सत्ता की चाबी है, जो इसमें आगे निकलेगा वो सरकार बनाएगा। तो आपने परिणाम देख लिया। और शिबू सोरेन, जिनको मसीहा कहा जाता है, आदिवासी जो है वो आंख बंद करके वोट देते हैं, क्योंकि जो जिस वक्त इनकी जमीनें छीन ली गई थी तो उन्होंने एक आंदोलन चलाया था, और उसी से शिबू सोरेन जो है वो निकले थे। दूसरा, जब दूसरा चरण का जो चुनाव था तब भी हमने बात की थी। दूसरा जो सबसे बड़ा जो इसमें कारण रहा वो रहा हेमंत सोरेन को जब ईडी ने जब अरेस्ट किया था, और उसके बाद में जब हाईकोर्ट ने ये टिप्पणी की थी कि हेमंत सोरेन को जमानत दे देनी चाहिए, उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं है, सबूतों का थोड़ा अभाव है।
हेमंत सोरेन को वहीं एज मिल गया था, सिंपैथी वोटर जो है वो उनके साथ जुड़ गया था। लोगों को ये जो है वो हेमंत सोरेन समझाने में कामयाब हुए कि उनको जो है वो बदले की भावना से उनके ऊपर कार्रवाई चल रही है। तो इसका जो पूरा का पूरा जो है वो फायदा हुआ हेमंत सोरेन को, लेकिन इससे भी बड़ा फायदा हुआ, और वो फायदा ये था, आप देखोगे कल्पना सोरेन, जब तक हेमंत सोरेन गिरफ्तार नहीं हुए थे तब तक देश में कोई नहीं जानता था, लेकिन उनके अंदर छुपे हुए एक अच्छा वक्ता जो है वो सामने आया जब हेमंत सोरेन जेल में थे, और उसका प्रभाव देखिए। हमने बात की थी कि हेमंत सोरेन को कल्पना सोरेन को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनकी डिमांड और उनके सुनने वाले लोगों की जो भीड़ थी, चाहे उनके व्यक्तित्व का या पर्सनैलिटी का हम आकर्षण कहें, चाहे कुछ भी कहते हैं अब आज उसको, लेकिन उसने लोगों को जोड़ने में वो कामयाब हुई। और आज की स्थिति यह है कि कुछ लोग तो ये मांग करने लग गए कि हेमंत सोरेन के बजाय कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। पढ़ी लिखी है, अच्छी वक्ता है, अच्छे तरीके से लीड करती है और लीडरशिप क्वालिटी भी है। ये एक हेमंत सोरेन के जेल जाने की वजह से मान के चलिए कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को एक कोहिनूर मिल गया, एक हीरा मिल गया। अब आप चाहे भारतीय जनता पार्टी के प्रशंसक की क्यों ना हो, लेकिन ये आपको जो है वो अगर आप विवेक से और विचार करोगे तो आपको पता चलेगा कि वास्तविकता क्या है। आप सोच के देखिए, अगर हेमंत सोरेन जेल नहीं जाता तो कल्पना सोरेन का उदय नहीं होता, आप और हम बात नहीं कर रहे होते, लेकिन ऐसा हुआ। ये दूसरा कारण। तीसरा कारण घुसपैठिया। भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दा उठाया, हमने भी बात की थी कि घुसपैठिया जो है वो सबसे बड़ा मुद्दा है, लेकिन आप ये देखिए जो घुसपैठिया वोटर बन गया, तो आप उसको ये कहोगे कि हम उठा के बाहर फेंक देंगे तो आपको वो वोट नहीं देगा। और घुसपैठिया जो है वो रोहिंग्या मुसलमान, वो सबसे बड़ी समस्या है झारखंड की, जिस तरीके से वो घर जमाई बन के बैठ गए। और मैंने तो बात भी की थी कि किसान सम्मान निधि योजना में जब केवाईसी और कागजातों की बात आई कि कागजात दिखाइए, तब 15 लाख खाते जो है वो फर्जी पाए गए। तो अगर 3 लाख से 6 लाख की आबादी भी अगर हम रोहिंग्याओं की मानते हैं, तो वो चुनावों के परिणाम बदलने में सक्षम नजर आते हैं। ये भी एक सबसे बड़ा कारण था। और उससे बड़ा कारण एक और जिसमें हम बात कर सकते हैं, धर्मांतरण। जिस तरीके से झारखंड में ईसाईकरण चल रहा है, क्रिश्चियनिटी का, मिशनरियों का जो धर्मांतरण का खेल चल रहा है, और मैंने आपको विद फैक्ट्स रिपोर्ट्स के साथ एक वीडियो में बताया था कि वहां पर जिस तरीके से 2019 में सरकार द्वारा एक कानून लाया गया कि धर्मांतरण को रोकने के लिए विदेशी फंडिंग को कैसे रोका जाए, क्योंकि वहां पे जो है वो पादरी नियुक्त किए जाते हैं, वो क्षेत्र में जाते हैं, उनको तनख्वाह दी जाती है और फिर वो धर्मांतरण का खेल करते हैं। तो ऐसी स्थिति में उसकी कमर तोड़ने के लिए कानून लाया गया था, लेकिन उन्होंने बड़ी ही चालाकी के साथ जो केंद्र सरकार की जो योजना थी राशन वाली, उस राशन वाली योजना का फायदा उठाया और चर्च से जो है, जिस तरीके से मुस्लिम समुदाय के लोग या मौलाना जो है वो फतवे जारी करते हैं, वैसे चर्च से जो है वो एक ऑर्डर जारी हुआ कि हर कन्वर्टेड जो क्रिश्चियन है उनके घरों से एक मुट्ठी चावल जो है वो चर्च को जाएगा। और ऐसा हुआ, और देखते ही देखते चर्चों के पास इतना चावल इकट्ठा हो गया कि उसको बेचने पर 100 करोड़ से ज़्यादा का उनके पास धनराशि इकट्ठा हुई, और उसको जो है वो फिर उनकी तनख्वाह दी गई और धर्मांतरण का खेल शुरू हुआ। और धर्मांतरण क्यों करवाया जाता है? क्योंकि जिस आबादी को, ये एक आपको समझने की बात भी है, हम इसमें चाहें तो अलग से एक पूरा वीडियो भी बना सकते हैं, अगर आप चाहोगे तो मैं इस पर बात जरूर करूंगा, क्योंकि मैं जहाँ पे रहता हूँ और जो चीज़ें देखता हूँ वहाँ पे ये बड़ा खेल चल रहा है, और उसके पीछे की कहानियाँ क्या है, मैं उन लोगों से मिलता भी रहता हूँ, मेरे अच्छे संबंध भी है। तो ऐसी स्थिति में आप समझोगे तो इसमें होता क्या है कि एक गरीब व्यक्ति जो है उनका सपना होता है कि उनके बच्चे जो है वो अच्छे स्कूलों में पढ़े। तो हमारा धर्म उसके लिए क्या करता है या सरकार क्या करती है ये नहीं, लेकिन मिशनरियों के जो बड़े बड़े स्कूल होते हैं, इसमें जो भी कन्वर्ट होते हैं उनको बैप्टिज्म का एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, और जब ये सर्टिफिकेट लेके जाते हैं तो उनकी बच्चों को जो है वो फीस में छूट दी जाती है या माफ़ भी कर दी जाती है। और यही एक वजह है कि गरीब तबके को, जो दलित है, जो दबे हुए हैं, उनको थोड़ा सा लालच दिया जाता है 10, 20, 25 हज़ार रुपये का, और साथ में फ्री की शिक्षा की बात की जाती है अच्छे मिशनरीज स्कूल में, और वो लोग इसके प्रभाव में आ जाते हैं और उनका धर्मांतरण करा लिया जाता है। तो ये भी एक जो है वो बड़ी वजह रही झारखंड में। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वहाँ पे मुद्दे क्यों नहीं चले। और अभी आपने देखा हंसदेव के जंगलों का, और उस हंसदेव के जंगलों का भी जो है एक बड़ा मुद्दा था, जिसमें
वही आप ले सकते हो कि वहाँ पे जो है वो जंगलों की कटाई चल रही है, आदिवासियों के घर उजड़ रहे हैं, तो कुछ फैक्टर थे। और उस फैक्टर को लेके मैंने उस वीडियो में जो है वो संदेह जताया था कि आप बात तो कर रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी की इस वक्त पूरे देश में लहर चल रही है, लेकिन झारखंड में यहाँ पे सांसें फूलेगी। और फूलने की सबसे बड़ी वजह यही थी कि ग्राउंड लेवल पे अगर हम एनालिसिस करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं, तो सबसे बड़ी बात होती है कि आप उन लोगों को उस बारे में समझाओगे कैसे। आप तो सब कुछ सही कर रहे हो, लेकिन आप अपनी योजनाओं को समझाओगे कैसे, इसमें जो है वो बहुत बड़ा फर्क है। और यहीं पे जो है वो भारतीय जनता पार्टी पीछे रह गई। और ये कई कारण थे जिसमें भारतीय जनता पार्टी, और मैंने एक जरूर इसमें, मैंने जो फाइट की बात की थी कि 42 से 45 या 40-42 के आसपास की जो टक्कर होगी, उसमें मैंने एक फैक्टर देखा था और वो था जयराम महतो, उसकी जेकेएलएम जो पार्टी थी, कि उस व्यक्ति का जिस तरीके से क्रेज दिखाया जाता है कि वहां के लोगों में जो है वो इस वक्त उसका क्रेज है, वो अगर असर करेगा 8 से 10 सीटों पे, तो वो झारखंड मुक्ति मोर्चा की सीटें जो है वो कम होगी, भारतीय जनता पार्टी की होती हुई दिखाई नहीं देती। लेकिन अब चुनाव परिणाम के बाद पता चलेगा कि उन 10 सीटों के ऊपर जो है वो जेकेएलएम, जो जयराम महतो की पार्टी है, उसका क्या हुआ। तो मुझे लगता है कि शायद जयराम महतो जो है वो सीटों में कन्वर्ट करने में जो है वो कामयाब नहीं हुए, और उसी का फायदा जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा को हुआ, भारतीय जनता पार्टी को नहीं हुआ। जहां तक ये मैं सोच रहा हूं, अब ये बाद में पता चलेगा जब सारी सीटें क्लियर होके आंकड़े आएंगे इलेक्शन कमीशन के, तो फिर हम जो है वो सीट वाइज उस पर बात कर सकते हैं कि आखिर क्या हुआ होगा। लेकिन ये जो है वो संभावनाओं का दौर था। 20 नवंबर से पहले मैंने 18 या 19 नवंबर को ही वीडियो डाला था, आप जाके देख सकते हैं। और वो सिर्फ और सिर्फ संभावनाओं में कि अगर कोई बड़ा मुद्दा नहीं होता तो महाराष्ट्र की ये स्थिति रहने वाली है और झारखंड में ये रहने वाली है। तो करीब करीब जो है वो आकलन मेरा जो है वो वहाँ पे सही था, अगर मैं सोच पा रहा हूँ, या मेरा जो सोचने का तरीका था, मुझे लग रहा है कि मैं सही सोच रहा था। और मुझे जो है वो उसमें ज़्यादा स्टडी करनी चाहिए थी, लेकिन मैं भी आप लोगों से मैं थोड़ा सा इसमें क्षमा भी चाहूँगा, क्योंकि मेरा भी पूरा फोकस जो है वो महाराष्ट्र की राजनीति में था, क्योंकि महाराष्ट्र एक बड़ा स्टेट है और झारखंड की जो राजनीति है उसका इस देश की राजनीति में कौन जीता क्या हुआ इसका ज़्यादा असर नहीं होगा, क्योंकि महाराष्ट्र के बाद में अब जो बिहार का चुनाव होगा और आम आदमी पार्टी का जो दिल्ली का चुनाव होगा, उसका जरूर देशव्यापी असर होगा कि आम आदमी पार्टी रहेगी या बच जाएगी, और फिर बिहार में जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी की जीत होती है या फिर कांग्रेस पार्टी के या आरजेडी के गठबंधन की, क्योंकि उसका भी जो है वो देशव्यापी असर होगा। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसी पार्टियां हैं, चाहे वो जेडीयू हो, आरजेडी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, जो गठबंधन की हम इंडिया अलायंस की बात करते हैं, तो वहां पे उसका जो है वो प्रभाव देश भर में देखा जा सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि झारखंड को आप छोड़ दीजिए, हरियाणा हरियाणा ने एक दिशा तय की और महाराष्ट्र ने उसको एक्सेप्ट किया, और महाराष्ट्र ने उसको जो है वो एक रास्ता बना दिया। अब ये लड़ाई जो है वो कहाँ तक चलती है, बिहार में क्या होता है, तो अब लग रहा है कि इसका इफेक्ट जो है महाराष्ट्र के चुनाव परिणाम का वो बिहार में भी देखने को मिलेगा। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा ये वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।